कहा जाता है कि जो उत्तराखंड की राजनीति है, जो प्रदेश का नेतृत्व है, वो दिल्ली से निर्भर रहता है। ये दिल्ली से निर्भर रहना कितना सही है, कितना गलत है? तो इसको अफवाही रहने दीजिए, इसको अफसाना ही रहने दीजिए, चर्चाओं में रहने दीजिए। जो सुनाई दिया बाहर, एक अफवाह भी हो सकती है कि आपने हरक सिंह रावत जी को कांग्रेस की तरफ नहीं आने दिया। ये अफवाह है या सही बात है? कि 2016 में जो दल बदल था वो कलंकपूर्ण घटना थी और उत्तराखंड में को वो आगे भी सताएगा, वो दल बदल जो है। द पगडंडी प्रेजेंट्स रंगभूमि, जहां होगी जमीनी मुद्दों की बात। पहाड़ों के छोटे छोटे रास्तों से निकलते हुए पगडंडी पर आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पगडंडी में। बहुत धन्यवाद। और मुझे पगडंडी शब्द बड़ा प्रेरक लगा, क्योंकि पगडंडी हमारे जीवन की राह है जिससे चल करके हमारे लोग जो है बड़ी बड़ी बुलंदियों तक पहुँचे हैं। और यही पगडंडियाँ हैं जो एक समन्वय रखती हैं हमको हमारे गांव घर से, हमारे परिवेश से, सबसे जोड़ती हैं और साथ साथ जो है हमको तरक्की के रास्तों की तरफ ले करके जाती हैं। तो आपने नाम जो चयन किया है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। पगडंडी गाँव में घरों पे जा रही है और कोशिश कर रही है गाँव की बातों को शहरों से जोड़ने की, और जो चीज़ सामने आ रही है, एक उत्तराखंड बना और उत्तराखंड पे एक नई मात्रा जुड़ी, उत्तराखंडियत। तो उत्तराखंडियत अभियान के तहत आप शहर, गली, नगरों पे, गाँव पे जा रहे हैं। तो सीधे शब्दों में अगर मैं पूछूं तो क्या है उत्तराखंडियत? देखिए, उत्तराखंडियत जो राज्य आंदोलन की सोच थी, जिसके लिए लोगों ने उत्तर प्रदेश से अलग होने की सोची, जो उस समय लोगों के लिए प्रेरक नारे थे, जिन शब्दों को उच्चारित करके अपने संघर्ष की भावना को लोग व्यक्त करते थे, वही सब चीज़ों का समन्वय जो है वो उत्तराखंडियत है। उत्तराखंडियत एक समूची सोच है जो गन्ने से लेकर के मड़ुए तक को, नींबू से लेकर के पपीते तक को समन्वित करने का काम करती है। तो उत्तराखंडियत हमारे अतीत, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, भाषा, बोली, खान पान, और उसमें जो एक छोटा हिंदुस्तान यहाँ बना है, वो सब हिंदुस्तान की आकांक्षाएं समावेशित होती हैं। तो वही समावेशित उत्तराखंड जो है वही उत्तराखंडियत है। रावत जी, मैं सीधे मुद्दे पे आऊँगा। पिथौरागढ़ की एक महिला जो कि प्रसव पीड़ा से जूझ रही होती है, किन्हीं कारणों से उसे एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, उसके घर वाले एक गाड़ी बुक करके उसे अल्मोड़ा की तरफ लेके आते हैं, रास्ते बड़े ख़राब होते हैं, अस्पताल में पहुंचती है तो डॉक्टर नहीं होता, और डॉक्टर नहीं होने के कारण इलाज नहीं मिल पाता। होता क्या है, वो उसका स्वर्गवास हो जाता है। उस पीड़ा को, उस गांव की पीड़ा को, ये एक की पीड़ा नहीं है, हर किसी की पीड़ा है। कैसे सही हो सकती हैं चीज़ें जब इस तरह का हमारे समाज पे चल रहा हो? वास्तविकता का समाधान ढूंढने की हर सरकार ने हर समय कोशिश हुई, राष्ट्रीय स्तर पर भी कोशिश हुई। ये जो 108 है, ये इसी सोच का परिणाम है। हमने दाई प्रशिक्षण योजना चलाई, उनको मानदेय दिया। हमने ENM सेंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा खोले ताकि डोर स्टेप पर उनको मेडिकल एडवाइस मिल सके। हमने कोशिश की कि नर्सिंग को बढ़ाया जाए, इसीलिए आपने देखा होगा हमारे राज्य के अंदर सर्वाधिक नर्सिंग कॉलेजेस हमने खोले, ताकि यदि नर्सेज ज़्यादा होंगी तो अवेलेबिलिटी होगी, तो हमारे दूर दराज लोगों को एबिलिटी मिल जाए। हमने 108 को ताकत देने के लिए खुशियों की सवारी, वैकल्पिक इन्फोर्समेंट स्टार्ट किया। जब हमको लगा वो भी कम पड़ रहा है, तो हमने अपनी एक समन्वित एयर सर्विस स्टार्ट की, जिसमें पिथौरागढ़, गौचर, दूसरी जगह से हमारे हेलीकॉप्टर, हमारे जो स्टेट का प्लेन है, उन्हीं का पहले हमने यूज़ किया शुरू में, और एक प्राइवेट कंपनी को भी वो काम दिया। हम उनसे कहा कि तुम मरीजों को ले करके यहाँ आओगे। जब हमको लगा कि ये भी कम पड़ रहा है, ये भी काफ़ी नहीं है, तो एक समय में डोली की व्यवस्था हुई। तो हमने डोली की व्यवस्था को और आगे बढ़ा करके हमने कहा 15 दिन पहले उनको ले आइए, और जहाँ अच्छी जच्चा बच्चा केयर सेंटर्स हैं वहाँ हम उनके लिए एक हॉस्टल टाइप का बना देंगे, जिसमें प्री
और आफ्टर दोनों केयर उनको उपलब्ध हो सके। तो ऐसा नहीं है कि इस राज्य ने इस समस्या के समाधान की कोशिश नहीं की, समाधान की कोशिश हुई है। और मैं समझता हूँ इन्हीं कोशिशों को और यदि हम ताकतवर बनाएं तो कोई चमत्कारिक व्यवस्था नहीं होने जा रही है। इन्हीं व्यवस्थाओं को हम यदि पूरी तरह से ईमानदारी से लागू करें और पूरी इस पर सख्ती लगाएं। अब डॉक्टर्स गायनी बढ़िया जो है देहरादून में मिलेंगी। हम यदि देहरादून के आसपास सैटेलाइट हॉस्पिटल्स में वो कर देते हैं, ऐसे जच्चा हॉस्टल बना देते हैं, तो 15 दिन पहले आकर के वो आ जाएंगी, तो ये जो मोर्टेलिटी रेट है ये कम हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ खाने पीने का भी सवाल है। आशाओं को और दक्ष बनाना पड़ेगा। हमने इसीलिए गर्भवती महिला पौष्टिक आहार योजना, अतिरिक्त पौष्टिक आहार योजना शुरू की थी। हमने उसका समन्वय, हमने समाधान मडुए में देखा था, हमने नमक में देखा था, हमने उसका समाधान काले वाले घाट प्रोटीन लेवल बढ़ाने के लिए उनमें देखा था। तो इसी तरीके के सब जो प्रयास हुए हैं अलग अलग समय में, उन प्रयासों को एक मूर्त रूप दे करके आगे बढ़ाना है। सर, अभी बीते दिनों हमने देखा कि आपने अपने ट्विटर के माध्यम से असहज महसूस किया था। उसके बाद दिल्ली आप गए, संगठन की मजबूती की बात सामने आई, लेकिन एक पहलू सामने आया जब हरक सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दिया था। उसके बाद जो सुनाई दिया बाहर, एक अफवाह भी हो सकती है कि आपने हरक सिंह रावत जी को कांग्रेस की तरफ नहीं आन दिया। ये अफवाह है या सही बात है? जब आप खुद ही मानते हैं अफवाह है तो इसको अफवाह ही रहने दीजिए। अफसाने और जो है अफसाने में इसको अफसाना ही रहने दीजिए, चर्चाओं में रहने दीजिए। राजनीति के अंदर कुछ लोग अपनी चर्चाएं बढ़ाने के लिए यदि इस तरीके की बातों का इस्तेमाल करते हैं तो मैं सबसे झगड़ने थोड़ी जाऊंगा। और हकीकत ये है, मेरा तो एक ही सवाल है सबसे कि 2016 में जो दल बदल था वो कलंकपूर्ण घटना थी और उत्तराखंड में को आगे भी सताएगा वो दल बदल जो है। इस समय भाजपा का जो प्रॉब्लम है वो उसी दल बदल से जनरेटेड है, आगे भी ये कायम रहेगी। और उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में यदि दल बदल स्वाभाविक बन जाए और लोगों की स्वीकारिता, जैसा लोगों ने दल बदलों को वोट दे करके उनको जिता दिया, यदि स्वीकारिता बढ़ गई तो फिर यहाँ तो कोई भी आदमी जो है कभी भी 7-8 लोगों को तोड़ लेगा और मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेगा। तो जैसे गोवा के लिए कहा जाता था कि हैट बदलने में उतना टाइम नहीं लगता जितना चीफ मिनिस्टर बदलने में गोवा में टाइम लगता है। नॉर्थ ईस्ट के लिए यही कहा जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी इस संस्कृति को बदला। आज वहाँ राजनीतिक स्थिरता है, इसलिए वहाँ डेवलपमेंट है। ये फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स में इस समय सम्मिलित हो रहे हैं ये स्टेट। तो हमारा स्टेट जो ऑलरेडी फास्ट ग्रोइंग स्टेट है, यदि हम इस तरीके की दल बदल की प्रवृत्तियों को बढ़ाएंगे तो इससे राज्य को बड़ा नुकसान होगा। तो मैंने कहा कम से कम जिन्होंने दल बदल किया है वो अपनी गलती स्वीकार करें। हाँ सर, बेरोजगारी की बात करूंगा। एचपी के बहुत सारे मजदूरों को अभी कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं, अलग अलग पार्कों के माध्यम से और चीज़ों के माध्यम से हो रहा है। निष्कर्ष, उस वक्त क्या माहौल था जब कंपनियां यहाँ आई थी? आपने उस समय की राजनीति को देखा है, उस समय को सरकारी कर्मचारियों के लिए जो कुछ किया प्रोटेक्शन सारे कांग्रेस ने दिए, सारे श्रम कानून कांग्रेस ने बनाए। जब जब भाजपा आई तब तब उन्होंने कर्मचारियों की सुरक्षाओं पर हमला किया। जैसे अटल जी के समय में जो है जो पेंशन योजना है जिसके लिए आज इतना झगड़ा चल रहा है, जो ऑन गोइंग पेंशन योजना थी उसको नई पेंशन योजना से रिप्लेस किया गया और उससे कर्मचारियों के अख्तियारों में कमी आई। दूसरा काम इन्होंने ये कर दिया कि क्लास 4 में भर्ती बंद कर दी। अब हमारे बच्चे तो जो गरीब के बच्चा है वो तो क्लास 4 ही में जाता था, तो भाजपा ने क्लास 4 की भर्ती बंद कर दी। अब उसी प्रकार से इस समय भी इन्होंने एक श्रम कानूनों में परिवर्तन किया, बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया। हमारे समय में जिलाधिकारियों को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होते थे कि कोई भी फैक्ट्री यदि उसमें 20-25 भी काम कर रहे हैं, यदि वो बंद होती है उसको परमिशन नहीं देनी है और वो बंद ना हो उसको चलाए रखना है। और आज इन्होंने क्या कर दिया, अब यदि 100 भी किसी के वहाँ हैं कर्मचारी तो वो चाहे तो किसी समय भी बंद कर दे।
किसी समय भी। अब उसके ऊपर कानूनी प्रतिबंध हटा दिया, उसी का फ़ायदा एसपी भी ले रही है और दूसरे भी ले रहे हैं। तो ये मूल जो प्रहार है कर्मचारियों के हितों में, मजदूरों श्रमिकों के हितों में, उनके अधिकारों को कुठाराघात किया है, इसके लिए कोई दोषी नहीं है। एनडीए गवर्नमेंट दोषी है, वर्तमान सरकार दोषी है। सर, मेरा आखिरी सवाल जो घूम रहा है, उत्तराखंड बना था 2000 पे, सपने कुछ अलग तरीके के थे, लेकिन कहा जाता है कि जो उत्तराखंड की राजनीति है, जो प्रदेश का नेतृत्व है, वो दिल्ली से निर्भर रहता है। ये दिल्ली से निर्भर रहना कितना सही है, कितना गलत है हर पार्टी का? मैं तो अपने कार्यकाल में बहुत ही कम बार दिल्ली गया, और हमने जितने भी निर्णय लिए सब यहीं लिए। हम कैबिनेट की लंबी लंबी बैठकें करते थे, बहुत मेरी समझ से इतिहास होगा कैबिनेट की बैठकों की लेंथ और संख्या दोनों के विषय में जो है। देखिए, ये टीम लीडर कैसे काम कर रहा है उस पर है। आज केंद्र सरकार ने हमारी योजनाओं को देखने के लिए एक व्यक्ति रखा है शीर्ष में, उससे कहा जाता है कि तुम इंस्ट्रक्शन दो चीफ मिनिस्टर को, इसकी घोषणा करो, इसकी घोषणा न करो। तो आज पूरी तरीके से दिल्ली के हाथ में कैप्टिव गवर्नमेंट, कैप्टिव चीफ मिनिस्टर है। हमारे समय में ऐसा नहीं था। नीतिगत फैसले लेने का अधिकार मंत्रिमंडल और स्थानीय पार्टी नेतृत्व को था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय बहुत कम है, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द पगडंडी प्रेजेंट्स रंगभूमि, जहां होगी जमीनी मुद्दों की बात।